नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्यूजी के ट्रिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत की जितनी सारी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो मेरे आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो पूरा देखिए, ध्यान लगा के देखिए, ज़रूरत पड़ने पर स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करते जाइए और ये वीडियो पूरा समझ लीजिए, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप इंडियन रिवर के बारे में एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप चूकेंगे नहीं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं उत्तर भारत की ओर से। जैसे कि आप सभी जानते हैं, उत्तर भारत में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी नदी जो है वो है सिंधु। दोस्तों, ये सिंधु नदी जो है वो कैलाश पर्वत पर उसका मेन सोर्स है। और कैलाश पर्वत में बोखरचू नाम की एक जगह है। बोखरचू यहाँ से वो बहते निकलती है और जम्मू कश्मीर होकर पाकिस्तान से अरब सागर में जाके मिलती है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो सिंधु नदी है उसकी कुल लंबाई जो है वो है 2880 किलोमीटर। ये जो सिंधु नदी है उसकी जो कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। और ये जो लंबाई के बारे में ये ब्रह्मपुत्र के बाद आती है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र की लंबाई कुल कितनी है 2960 किलोमीटर, वो बाद में देखेंगे हम। तो पहले ये जान लेते हैं, सिंधु नदी की कुल लंबाई जो है 2880 किलोमीटर है। और ये जो सिंधु नदी है उसकी 5 प्रमुख सहायक नदियाँ है। उसमें आती है झेलम, चिनाब, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। झेलम के बाद चिनाब, चिनाब के बाद रावी, रावी के बाद ब्यास, ब्यास के बाद सतलज। ये 5 नदी सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ है। तो दोस्तों, ये जो सिंधु नदी है उनकी जो 5 सहायक नदियाँ है उनको याद कैसे किया जाए। ये जो सिंधु के बाद बहती है झेलम, झेलम के नीचे बहती है चिनाब, चिनाब के नीचे बहती है रावी, और रावी के नीचे बहती है ब्यास, और ब्यास के नीचे सबसे लास्ट में बहती है सतलज। तो इन सभी नदियों को याद रखने के लिए मैंने, जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, मैंने एक ट्रिक बनाई है, सीधे चिराबस। यही वर्ड आपको याद रखना है। ये वर्ड याद रखने से आप ये जो नदी का ऊपर से नीचे तक है वो कभी नहीं भूल पाएंगे और एग्जाम में भी कभी नहीं चूकेंगे। सीधे चिराबस, ये वर्ड आपको याद रखना है। दोस्तों, सी से होता है सिंधु, ज से होता है झेलम, ची से होता है चिनाब, रा से होता है रावी, ब से ब्यास और स से सतलज। ये जो मतलब ऊपर से नीचे तक है, तो सीधे चिराबस ये वर्ड आपको याद रखना है। सीधे चिराबस याद रखने से आप ऊपर से नीचे तक इनका जो बहने का तरीका है, क्रम है, वो कभी नहीं भूल पाएंगे। ये सिंधु नदी की कुल लंबाई है। तो दोस्तों, लेकिन ये भारत में कितने बहती है? तो भारत में बहती है दोस्तों 709 किलोमीटर सिर्फ। ये जो सिंधु नदी है ये भारत में सिर्फ 709 किलोमीटर बहती है। तो उसके बाद हम ये झेलम नदी के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, झेलम नदी जो है उसको वितस्ता नाम से भी जाना जाता है। उसका वास्तविक नाम जो है वो वितस्ता है। कश्मीरी भाषा में इसे व्यस्त रहने वाली नदी बोलते हैं। कश्मीरी भाषा में इसे झेलम को व्यस्त रहने वाली नदी बोलते हैं, उसे वितस्ता भी बोलते हैं। उसका जो मेन सोर्स है, मतलब वो जो निकलती है वो शेषनाग झील से निकलती है, और उसकी कुल लंबाई जो है 725 किलोमीटर है। दोस्तों, झेलम नदी की कुल लंबाई जो है 725 किलोमीटर है। आप नोट कर सकते हैं, झेलम नदी की कुल लंबाई 725 किलोमीटर। और उसका जो मेन सोर्स है, मतलब जहाँ से वो निकलती है, उसका नाम है शेषनाग झील। शेषनाग झील, शेषनाग झील से झेलम नदी निकलती है। और बाद में फिर वो श्रीनगर से होते हुए वो पाकिस्तान में जाके सिंधु नदी को मिलती है। तो झेलम नदी जम्मू कश्मीर से होकर पाकिस्तान से अरब सागर में जाकर मिलती है। तो इनकी झेलम नदी की प्रमुख 2 सहायक नदियाँ जो है वो है एक नीलम, नीलम, और दूसरी है लीडर, लीडर। ये झेलम नदी की 2 प्रमुख सहायक नदियाँ। उसमें से नीलम ये सबसे बड़ी झेलम नदी की सहायक नदी है। तो झेलम नदी उलर लेक और दाल लेक,
ये दोनों से होकर गुजरती है। और झेलम नदी में किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वो भी लगा हुआ है। उसका कैपेसिटी है 330 मेगावाट। 330 मेगावाट। कौन सा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है? किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। और झेलम नदी पे उरी डैम भी बना हुआ है। तो अब हम चिनाब नदी को देखेंगे। ये जो चिनाब नदी है वो लाहौल स्पीति जिला जो हिमाचल प्रदेश में आता है वहाँ से निकलकर पाकिस्तान से होकर अरब सागर में जाकर मिलती है। ये जो चिनाब नदी है उसको प्राचीन ऋग्वेद में असिकनी नाम से भी जाना जाता है। असिकनी नाम से भी जाना जाता था। तो इसका जो चिनाब नदी का वाटर है मतलब जो जल है उसका वो बहुत डार्क है, डार्क यानी गहरा वाटर है, इसलिए उसको डार्क वाटर वाली नदी भी कहा जाता है। चिनाब नदी चंद्र नदी और भागा नदी ये दोनों से मिलकर बनी है तो उसे चंद्रभागा नदी भी कहते हैं। और इसकी जो कुल लंबाई है वो है 960 किलोमीटर। चिनाब नदी की कुल लंबाई है 960 किलोमीटर। और इसके किनारे जो शहर बसते हैं उसमें आता है किश्तवाड़, दोडा और जम्मू। ये 3 प्रमुख शहर है जो चिनाब नदी के किनारे बसते हैं। किश्तवाड़, दोडा और जम्मू। और कुछ डैम भी मैं आपको बताऊंगा जो चिनाब नदी पे बने हुए हैं। उसमें आता है सलाल डैम, उसके बाद बागलीहारा डैम, वो दोडा डिस्ट्रिक्ट में आता है। उसके बाद दलहस्ती डैम, उसके बाद पकलदुल डैम। ये जो मैंने आपको डैम बताए वो सारे चिनाब नदी पे बने हुए। उसके बाद हम देखेंगे रावी नदी को देखेंगे। तो ये रावी नदी का जो मेन सोर्स है वो है बार भंगाल कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, वो भी हिमाचल प्रदेश में आता है। कहाँ है उसका उगम स्थान? बार भंगाल कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। वो मुल्तान तहसील में आता है। और वो ये जो रावी नदी है उसकी कुल लंबाई जो है 720 किलोमीटर। तो दोस्तों ये जो रावी नदी है उसकी कुल लंबाई है 720 किलोमीटर। और उसकी जो सहायक नदियाँ उसमें है सिउल और बुधिल। ये जो रावी नदी है उसकी प्रमुख सहायक नदी है सिउल और बुधिल। ये जो बुधिल नदी है वो उसकी प्रमुख सहायक नदी है। बुधिल नदी जो है ये रावी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। और ये जो रावी नदी है उसको प्राचीन में इरावती या परुष्णी ये नाम से भी जाना जाता था। रावी नदी को इरावती या परुष्णी, परुष्णी देखो इसको लेकर सवाल पूछे गए। रावी नदी को प्राचीन में किस नाम से जाना जाता तो उसका उत्तर है इरावती और परुष्णी। तो ये जो रावी नदी है वो सिंधु की जो 5 प्रमुख सहायक नदी है उनमें सबसे छोटी है लंबाई में। और ये रावी नदी के किनारे चंबा, बाराबांसु, लाहौर, मधोपुर, पठानकोट, अमृतसर और गुरदासपुर ये शहर बसते हैं। तो चलिए हम अब ब्यास नदी की ओर चलते हैं। तो ये जो ब्यास नदी है, ये जो ब्यास नदी है उसका उगम स्थान रोहतांग दर्रे में है। रोहतांग दर्रे में व्यास कुंड नाम का, व्यास कुंड नाम की एक जगह है रोहतांग दर्रे में, वहाँ पे इसका उगम होता है। और उसका और एक नाम है वो भी आप याद रखिए, अर्जी किया, अर्जी किया, अर्जी किया। ये दोनों नाम से व्यास नदी को जाना जाता था। तो ये जो व्यास नदी है उसके किनारे मनाली, कुल्लू, मंडी, पठानकोट ये सारे शहर ये व्यास नदी के किनारे बसते हैं। और ये जो ब्यास नदी है उसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 460 किलोमीटर है। 460 किलोमीटर ये ब्यास नदी की कुल लंबाई है। ये ब्यास नदी का नाम महर्षि व्यास के नाम पर इस नदी का नाम रखा गया था। ये बाद में फिर सतलज को जाकर मिलती है। ये ब्यास नदी जो है ये बाद में यहाँ सतलज को जाकर मिलती है। रावी और ब्यास ये दोनों नदियों का जल विवाद
काफ़ी समय से चलता आ रहा है पंजाब और हरियाणा के बीच में। ब्यास और ये सतलज नदी रावी और ब्यास नदी जो है, इन दोनों के जल विवाद पंजाब और हरियाणा के बीच काफ़ी समय से चलता आ रहा है। तो बाद में हम सतलज नदी की ओर चलते हैं। तो ये जो सतलज नदी है उसका मेन सोर्स है मानसरोवर, तिब्बत में आता है। वहाँ राक्षस ताल नाम की एक जगह है, राक्षस ताल। वहाँ पे ये सतलज नदी का उगम स्थल है, मानसरोवर में आता है। यहाँ पे देखिए मानसरोवर में राक्षस ताल नाम की एक जगह है, वहाँ से सतलज नदी निकलती है। ये सतलज नदी को प्राचीन काल में शतद्रुम और शताद्रि भी कहते थे। शतद्रुम और शताद्रि, इसके बारे में सवाल पूछे गए दोस्तों, ये प्राचीन नाम भी याद रखते जाइए। तो जो ये सतलज नदी है वो राक्षस ताल से निकलती है और फिर पाकिस्तान से होकर अरब सागर में जाकर मिलती है। तो ये जो भाखड़ा नांगल डैम है वो हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नाम की एक जगह है, वहाँ पे बना हुआ है। तो ये भाखड़ा नांगल डैम को गोविंद सागर नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का बिजली का जो उत्पादन है वो पंजाब और आसपास के राज्यों को बांटा जाता है। और ये जो सतलज और ब्यास नदी है, सतलज और ब्यास नदी ये हरि के नाम की यहाँ पे एक जगह है, देखो मैप में देख सकते हैं आप। हरि के नाम की एक जगह है, वहाँ पे इन दो नदियों का, ब्यास और सतलज का संगम होता है। और यही से राजस्थान नहर निकलती है और पंजाब से होकर राजस्थान में जाती है। तो ये जो राजस्थान नहर है दोस्तों, इसका निर्माण 31 मार्च 1958 में हो गया था। 30 मार्च 1958 19 मार्च 1958 में ये राजस्थान नहर का निर्माण किया गया। और बाद में नवंबर 1984 को उसका नाम इंदिरा नहर कर दिया गया। ये जो इंदिरा नहर है दोस्तों, इसकी कुल लंबाई है वो है 492 किलोमीटर। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई है 492 किलोमीटर। तो ये 5 नदियों के बारे में एक जानकारी देना चाहता हूँ आपको। 19 सितंबर 1960 में एक करार हो गया था भारत और पाकिस्तान के बीच। क्या था वो करार? सिंधु जल समझौता। उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे अयूब खान, इन दोनों के बीच एक करार हो गया था। और उसके बीच में वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता की थी। तो ये जो सिंधु जल समझौता है उसके तहत भारत की जो ऊपर की सिंधु, झेलम और चिनाब, ये जो 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब, सिंधु, झेलम और चिनाब, इन 3 नदियों का पानी 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी भारत यूज करेगा। देखिए दोस्तों, सिंधु, झेलम और चिनाब, इन 3 नदियों का 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी भारत यूज करेगा। और वही रावी, ब्यास और सतलज, इन 3 नदियों का पानी, रावी, ब्यास और सतलज, इन 3 नदियों का पानी 20% पाकिस्तान यूज करेगा और 80%
भारत यूज करेगा। ये था सिंधु जल समझौता। रावी ब्यास, ऊपर की जो 3 नदियां है उसका 80% पाकिस्तान यूज करेगा, 20% भारत यूज करेगा। और नीचे नीचे की जो 3 नदियां है रावी, ब्यास और सतलज, उसको पूर्ववाहिनी नदी भी बोलते हैं, उनका 80% इंडिया यूज करेगा और 20% पाकिस्तान यूज करेगा। ये था सिंधु जल समझौता। मैप में देख सकते हैं आप, ब्रह्मपुत्रा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है उसको जमुना बोला जाता है, और गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। और ये जो पद्मा और जमुना है, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा है, उन दोनों को मिला के मेघना बोला जाता है। उन दोनों के संयुक्त प्रवाह को मेघना बोला जाता है। दोस्तों ये देखिए, ध्यान में रखिए, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है, और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। इसमें कंफ्यूजन मत करिएगा, गंगा नदी को पद्मा और ब्रह्मपुत्र को जमुना। और ये दोनों का जो प्रवाह है, ये दोनों का जो प्रवाह है उसको मेघना नाम से जाना जाता है। पद्मा और जमुना, पद्मा और जमुना को मेघना नाम से जाना जाता है। ये भी एग्जाम की दृष्टि से ध्यान में रखिए। अब हम गंगा नदी को देखेंगे। जैसा कि आप मैप में देख रहे, गंगा नदी का उगम गंगोत्री में, देखिए यहाँ उत्तराखंड में गंगोत्री नाम की जगह है, उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी का उगम होता है। ये कहाँ आता है दोस्तों? तो उत्तरकाशी जिला, उत्तरकाशी, उत्तरकाशी जिला में गंगोत्री नाम की जगह से गंगा नदी का उगम होता है। शुरू में ये गंगा नदी भगीरथी और अलकनंदा, ये दोनों नदियों से निकलती है। ये जो भगीरथी नदी है, ये जहाँ से वो शुरू होती है वहाँ से 35 किलोमीटर बहने के बाद देवप्रयाग में अलकनंदा नदी को मिलती है। देवप्रयाग में अलकनंदा नदी को मिलती है, भगीरथी और अलकनंदा कहाँ पे मिलती है? देवप्रयाग में। और इन दोनों, ये दो मिलने के बाद ही आगे जो प्रवाह बनता है उसी को गंगा नाम से जाना जाता है। ये जो भगीरथी और अलकनंदा नदी है, ये दोनों नदियों को विष्णु गंगा, धवल गंगा, पिंडर गंगा और मंदाकिनी, ये सारी नदियाँ आके मिलती है। और देवप्रयाग के बाद भगीरथी और अलकनंदा को, उन दोनों का जो संयुक्त प्रवाह बनता है उन्हीं उसी को गंगा नाम प्राप्त होता है। तो ये जो गंगा नदी है उसकी कुल लंबाई जो है वो है 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर, ये कुल गंगा नदी की लंबाई है। और गंगा शुरू कहाँ से होती है? गंगोत्री से। और कहाँ जाकर मिलती है? सुंदरबन, बंगाल के उपसागर में जाके मिलती है। तो हम ये गंगा नदी की जो प्रमुख सहायक नदी है उसके बारे में अब जानकारी लेंगे। तो गंगा नदी की प्रमुख जो सहायक नदी है उनमें यमुना सबसे प्रमुख सहायक नदी है। यमुना नदी जो है वो गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। उसके बारे में और जानकारी लेंगे आगे। उसके बाद सोन नदी, महानंदा, महाकाली, कोसी, गंडक, घाघरा, ये सभी प्रमुख गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। और ये गंगा नदी आगे जाके ग्वालंदो के पास ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी को मिलती है। कहाँ? ग्वालंदो, ग्वालंदो के पास ब्रह्मपुत्र नदी
ये देखिए यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आती है और ग्वालियर के पास गंगा नदी को मिलती है। अब हम गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी यमुना नदी को देखेंगे। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, यमुना नदी का प्रमुख स्रोत यमुनोत्री उत्तरकाशी जिले में है। और ये यमुना नदी का, ये देखिए यहाँ पे यमुनोत्री, यहाँ से यमुना नदी बहती है। ये उत्तरकाशी जिले में आता है। और ये जो यमुना नदी की कुल लंबाई है वो है 1376। ये जो यमुना नदी की कुल लंबाई है 1376 किलोमीटर। और ये जो यमुना नदी है उसमें के किनारे जो शहर बसे हैं उनमें आता है दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी और इलाहाबाद। और ये इलाहाबाद में ही गंगा नदी से मिलती है, जिसको त्रिवेणी संगम बोला जाता है। यमुना नदी के किनारे प्रमुख शहरों में दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी और इलाहाबाद, ये सारे प्रमुख शहर यमुना नदी के किनारे बसे हैं। और इलाहाबाद में ही ये यमुना नदी गंगा नदी से मिलती है, जिसको त्रिवेणी संगम बोला जाता है। ये यमुना नदी हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, ये इन स्टेट से बहती है। और ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी के सहायक नदियों में चंबल, बेतवा और केन, ये नदियाँ आती है। मैप में देख सकते हैं आप, गंगा नदी को ऊपर से शारदा नदी आके मिलती है, उसके बाद घाघरा, उसके बाद गंडक, उसके बाद कोसी नदी आके मिलती है। और नीचे से यमुना नदी को चंबल मध्य प्रदेश से आके मिलती है, उसके बाद सोन आके मिलती है। अब हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करेंगे। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उगम तिब्बत में मानसरोवर में चेमा युंगडुंग मानसरोवर में एक जगह है, वहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी का मेन सोर्स है, यानी कि वहाँ से वो निकल। और जो ये ब्रह्मपुत्र नदी का मेन सोर्स है, मतलब जहाँ से ये निकलती है चेमा युंगडुंग जगह से, वो तिब्बत में आता है। और ये जो जगह है ये सिंधु नदी के उगम से 160 किलोमीटर दूर है। देखिए दोस्तों, ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी का जो सोर्स है यानी कि उगम स्थल है, ये सिंधु नदी के उगम स्थल से 160 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है, तो उसमें कूबी कूबी आती है, कूबी, उसके बाद आंगसी आंगसी और चेमायुंगडुंग, ये तीन शीर्ष प्रवाह है। कुबी, आंगसी और चेमायुंगडुंग, ये तीन ब्रह्मपुत्र नदी के शीर्ष प्रवाह है, ये ध्यान में रखिए। अब हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र को भारत में महानंद और लोहित्य, महानंद और लोहित्य, लोहित्य ने क्या, लाल रंग की, ये नदियाँ आके मिलती है। उसके बाद आसाम में उसको की, नाम जरा डिफिकल्ट है, नामदो की, यानी कि तारकों की नदी। आसाम में उसको क्या बोलते हैं, नामदो की, क्योंकि मैं लिखा के दिखाता हूँ आपको, नाम दो की, नाम दो की, यानी तारकों की नदी, तारकों की नदी, तारकों की नदी बोलते हैं उसको। बुलुमबुथुर, बुलुमबुथुर यानी बबल्स की नदी भी बोला जाता है उसको, बुलुमबुथुर।
यानी बबल्स की नदी भी बोला जाता है। आसाम के लोग उसे दरिया भी बोलते हैं। आसाम के जो लोग हैं उस ब्रह्मपुत्र नदी को दरिया भी बोलते हैं। तिब्बत में उसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में उसको सांगपो के नाम से भी जाने जाते हैं। सांगपो का मतलब होता है शुद्ध करने वाली नदी। अरुणाचल में उसे दिहांग और आसाम में उसे ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। ध्यान में रखिए, अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र को दिहांग और आसाम में ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। बांग्लादेश में उसे जमुना बोला जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना बोला जाता है। उसकी प्रमुख एक उपनदी है, वो चीचू उपनदी। उस चीचू उपनदी का एक महत्वपूर्ण भाग ये है कि उसके किनारे ल्हासा शहर बसा हुआ है। चीचू नदी के किनारे ल्हासा शहर बसा हुआ है। और भारत में ब्रह्मपुत्र आने के बाद उसे सदिया के पास दिबांग और लोहित नदियाँ आकर मिलती है। भारत में जब ब्रह्मपुत्र प्रवेश करती है उसके बाद उसको दिबांग और लोहित, ये दो नदी मैप में देख सकते हैं आप। ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है उसको जमुना बोला जाता है और गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। और ये जो पद्मा और जमुना है, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र है, उन दोनों को मिला के मेघना बोला जाता है। उन दोनों के संयुक्त प्रवाह को मेघना बोला जाता है। दोस्तों ये देखिए, ध्यान में रखिए, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। इसमें कंफ्यूजन मत करिएगा। गंगा नदी को पद्मा और ब्रह्मपुत्र को जमुना। और ये दोनों का जो प्रवाह है, ये दोनों का जो प्रवाह है उसको मेघना नाम से जाना जाता है। पद्मा और जमुना, पद्मा और जमुना को मेघना नाम से जाना जाता है। ये भी एग्जाम की दृष्टि से ध्यान में। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। बाकी जो बची नदियाँ हैं वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।